नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दवाओं, भोजन, सौंदर्य प्रसाधनों तक सुरक्षित पहुंच की मांग। चेन्नई में लो फ्लोर बसेस समावेशी सार्वजनिक परिवहन में पहला कदम। हिमाचल सरकार विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत, मुख्यमंत्री सुखदू। एक होनहार कपल चलाता है एनजीओ उत्पादों का स्टोर। सुनेंगे एनएफबी का जॉब अलर्ट। बीपीएससी अनुदेशक पद के लिए आवेदन शुरू, 232 पदों के लिए वैकेंसी। हरियाणा में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए एक मासिक सहायता की घोषणा। एक तरफ विलुप्त होते जा रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स, वहीं दूसरी ओर बिना जांच के बिक रही हैं आयुर्वेदिक दवाइयां। दिव्यांग फल विक्रेता की पिटाई का वीडियो वायरल, महाराष्ट्र में मामला दर्ज। बिहार में शिविर में 258 बच्चों की दिव्यांगता की जांच। प्लास्टिक की बोतल से भूलकर भी ना पिए पानी, बन सकते हैं रोगों का शिकार। सुनेंगे विस्तार से। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो फ्रॉम हिडन वॉइसेस। One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups
like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, आज है शुक्रवार और हम हाजिर हैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आपका फेवरेट न्यूज एंड अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान। मैं हूँ आरजे गौरी। प्रोग्राम की शुरुआत में आप सुन चुके हैं हेडलाइंस। अब बारी है न्यूज बुलेटिन विस्तार से सुनने की। आइए बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की ओर। तो आज की हमारी पहली खबर है दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हुई एक जनहित याचिका के बारे में। दोस्तों, इस जनहित याचिका में की गई है दवाओं, भोजन, सौंदर्य प्रसाधनों तक सुरक्षित पहुंच की मांग। दलील में कहा गया है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को दवा लेने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति टैबलेट के आकार के बारे में महसूस कर सकते हैं। उन्हें रंग के आधार पर दवाओं में अंतर करने का कोई लाभ नहीं मिलता है। सुलभ जानकारी की कमी के कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति गलत दवाएं भी ले सकते हैं, जिससे बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं, प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं और यहाँ तक कि जीवन की हानि भी हो सकती है। दोस्तों, इस जनहित याचिका को द कपिला एंड निर्मल हिंगोरानी फाउंडेशन नामक एनजीओ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर्स द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर दायर किया है। आपको बता दें कि ये दोनों प्रोफेसर्स नेत्रहीन भी हैं। इस याचिका में कहा गया है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उत्पादों की पहचान करने और सभी प्रासंगिक उत्पादन जानकारी तक पहुंच में मदद करने के लिए QR कोड वाले स्मार्टफोन की क्षमताओं का उपयोग करने की गुंजाइश बहुत बड़ी है। इसमें यह भी कहा गया है कि औषधीय उत्पादों के लिए QR कोड का उपयोग नकली और घटिया दवाओं के बढ़ते खतरे से निपटने में मदद कर सकता है, जो वित्तीय नुकसान और विश्वसनीय दवा कंपनियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के अलावा एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती का प्रतिनिधित्व करते हैं। दलील में आगे कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, जो नेत्रहीनों के ऐसे संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के अनुरूप है, में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए मानकों को उचित तरह से लागू करना जरूरी है। सार्वभौमिक रूप से डिजाइन किए गए उत्पादों के लिए पहुंच मिलना विकलांग जनों का अधिकार है। याचिका में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए दवाओं, भोजन, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य उपभोक्ता उत्पादों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की मांग की गई है और इसके लिए ऐसे उत्पादों पर QR कोड लगाने के व्यापक उपाय करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश अपनाने की मांग भी की गई है। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं चेन्नई की ओर से आ रही इस खबर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे लो फ्लोर बसेस की। चेन्नई से एक विकलांग यात्री ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा है कि 1 दशक से भी अधिक समय हो गया है जब मैंने MTC बस में अकेले यात्रा की थी। फरवरी में जब चेन्नई में लो फ्लोर बसेस का परीक्षण किया गया तो मैं अपने व्हील चेयर के साथ अपने दम पर ट्रैवल करने में सक्षम था। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार लो फ्लोर सुलभ बसों को चेन्नई में विभिन्न मार्गों पर परीक्षण के लिए ले जाया गया। वर्तमान में चेन्नई में सड़कों पर चलने वाली बसेस किसी भी विकलांग व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं है। लगभग सभी बसेस 4 चरणीय पहुंच साथ 3 फीट ऊंची है। इसका मतलब ये है कि कोई भी विकलांग व्यक्ति सार्वजनिक बसों के नेटवर्क तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन इसी बात के लिए ये शहर प्रसिद्ध है। विकलांग व्यक्तियों को शहर को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए भारी वित्तीय बोझा उठाना पड़ता है। ऐसे में विकलांग व्यक्तियों के पास 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो वे घर तक ही सीमित रहे या फिर महंगे निजी परिवहन का विकल्प चुने। अधिक भुगतान करने के बावजूद भी कैब या ऑटो के अंदर और बाहर आने जाने के लिए कई बार विकलांग लोगों को किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। पूरी तरह उठना, व्हील चेयर को फोल्ड करना आदि के लिए मदद की जरूरत होती है, लेकिन लो फ्लोर बसेस में यात्रा करते समय
व्हील चेयर से नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना किसी बाधा के विकलांग व्यक्ति व्हील चेयर में बैठकर ही बस में चढ़ सकता है तथा उतर सकता है। यकीन मानिए कि ये कई व्यक्तियों के लिए ऐसा मामला है जो लो फ्लोर बसेस के व्यापक नेटवर्क वाले शहर से लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई में लो फ्लोर्स बसेस प्राप्त करने का मार्ग लंबा और कठिन रहा है। डिसेबिलिटी राइट्स अलायंस (DRA) के कुछ सदस्यों ने लो फ्लोर बसेस को शुरू करने की मांग को लेकर 2005 में मामला दायर किया था। फिर उन्होंने 2009-2010 में भी इसका पालन किया। इन हस्तक्षेपों के बाद लिफ्ट वाली केवल 10 बसेस कुछ मार्गों पर पेश की गई थी। कुछ दिव्यांगजनों ने लिफ्ट वाली बस के परीक्षण में भाग भी लिया। हालांकि ये पूरी तरह से सुलभ नहीं था और यात्रियों के लिए परिचालन संबंधी समस्याएं भी इसमें मौजूद थी, जैसे कि लिफ्ट ऑपरेटर की ऊंचाई की सुरक्षा की चिंता। विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को अनुकूल बनाने के लिए आर्थिक पहुंच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में विकलांग लोगों और एस्कॉर्ट को सिटी बस में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति है और विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 75% तक की रियायतें भी दी जा रही हैं। इन रियायतों के साथ अधिक विकलांग व्यक्ति शहर को नेविगेट करने में सक्षम बन रहे हैं। एक बार लो फ्लोर बसेस उपलब्ध हो जाने के बाद कई व्हील चेयर उपयोगकर्ता इससे लाभान्वित होंगे। चेन्नई में लगभग 600 बस रूट्स हैं, लेकिन लो फ्लोर बसेस सभी रूटों पर नहीं चलती हैं। दोस्तों, अंतिम लक्ष्य चेन्नई में बसेस के पूरे बेड़े को सुलभ बनाना है। इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समावेशी बनाया जाना चाहिए। लो फ्लोर बसेस शुरू करना तो पहला कदम है। दोस्तों, आइए अब आपको ले चलते हैं हिमाचल की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं और सभी जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं और सभी जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए काम चल रहा है। राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री सुक्खू ने हाल ही में IGMC शिमला के नए OPD ब्लॉक में 30.90 करोड़ रुपए के ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया। यहाँ पर नया OPD ब्लॉक एक फिजियोथेरेपी वार्ड, विशेष वार्ड, आपातकालीन यूनिट, ICU, आइसोलेशन वार्ड, सिटी स्कैन, एक्सरे के साथ साथ पैथोलॉजी लैबोरेटरी सुसज्जित है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने IGMC के 175 बिस्तरों वाली चिकित्सा आपातकालीन सुविधा स्थापित करने के लिए 11 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। IGMC शिमला में PET ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि टांडा मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन मशीन लगाने के लिए 50 करोड़ रुपए का खर्चा भी किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ऊना में अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से लैस 300 बिस्तरों वाला PGI सैटेलाइट सेंटर भी स्थापित करने जा रही है। इस उपग्रह केंद्र की स्थापना के लिए मंजूरी पहले से ही प्राप्त की जा चुकी है। लगभग 38 एकड़ भूमि में स्थापित होने वाला उपग्रह केंद्र ऊना जिले में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इसमें 450 करोड़ रुपए का निवेश शामिल होगा। बयान में कहा गया है कि ये राज्य के निचले इलाकों को कवर करते हुए ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने हमीरपुर में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए नवीनतम उपकरणों से युक्त केंद्र पोषित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की भी वकालत की है। सरकार लोगों के घर द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने का प्रयास भी कर रही है। सरकार ने चिकित्सा सेवा निगम का भी गठन किया है, जो सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा आपात चिकित्सा विभाग भी स्थापित किया जा रहा है। शिमला, टांडा, नेर चौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी जैसे कोर्सेस में राज्य में चिकित्सा सुविधाएं मौजूद होंगी। चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज भवनों का निर्माण शुरू कर दिया गया है और इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों को उनके घरों के पास विशेष चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा है कि इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे और सरकार जिस आधुनिक तकनीक को शामिल कर रही है उससे प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थान विश्व स्तरीय बनेंगे। ये रोगियों के मूल्यवान समय की बचत करेगा, उनके घरों के नजदीक उन्हें सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, खबर है मुंबई से। यहाँ पर एक होनहार कपल चलाता है एनजीओ उत्पादों का स्टोर। उनका कहना है कि हम उद्देश्यपूर्ण काम करना चाहते हैं। दोस्तों, इस कपल का नाम है भूमिका मारवाहा और उनके सहयोगी विपिन जोशी। इन्होंने अपना उद्यम झप्पी नाम से शुरू किया है, जिसका अनुवाद आता है आशा का एक आलिंगन। दोनों ने कॉर्पोरेट जगत की सीमाओं से दूर जाकर अपने उत्साह को और बढ़ाया है। इसीलिए 2020 में महामारी के आने के ठीक पहले अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने उद्यमशीलता अपना ली। मजबूत इरादे के साथ पिछले कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप झप्पी नामक एक गैर सरकारी संगठन बनाया गया और ये जल्द ही लाभार्थियों की आशा की किरण बन गया, जिससे उन्हें स्थिर आजीविका कमाने में मदद मिली। ये एक अभियान के साथ शुरू हुआ। 2021 में भूमिका और विपिन ने 40 साल पुराने एनजीओ नेत्र छाता की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अभियान का नेतृत्व करने का फैसला किया, जो प्रीमियम गुणवत्ता वाले छाते बनाने के लिए दृष्टिबाधित लोगों के साथ काम करता है। भूमिका और विपिन के अभियान का उद्देश्य बिक्री बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीक को प्रक्रिया में एकीकृत करना था। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी दृश्यता बढ़ाई। वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए झप्पी ने भारत भर में कई गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की है। वे कहते हैं कि हमारा अभियान सफल रहा है और हम बहुत सारा स्टॉक बेचने में सफल रहे हैं। हमारी सीख ये थी कि बहुत बार एनजीओ बिक्री प्राप्त करने के लिए करुणा को एक उपकरण के रूप में उपयोग करे, जबकि हम ये भी जानते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता वास्तविक और अच्छी होनी चाहिए। हमने कई विकलांगजनों को अपनी कहानी ठीक करने में मदद की है। इस अभियान की सफलता के बाद ये दोनों 2022 में मुंबई में खुदरा स्टोर स्थापित करने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर एनजीओ उत्पादों को बेचना शुरू करते हैं। ई कॉमर्स को बेचने के एक तरीके के रूप में देखने वाली दुनिया में हम भौतिक स्टोर स्थापन करना चाहते थे। वे आगे कहते हैं कि ई कॉमर्स की दुनिया में हम एक भौतिक स्टोर स्थापित करना चाहते थे जो हमारे उत्पादों की श्रृंखला को कहानियों से जोड़ता हो। आज मैं कह सकती हूँ कि हम जो भी कहानी सुनते हैं उसमें गर्मजोशी होती है। लोगों के नजरिए को बदलने के लिए ये महत्वपूर्ण पहलू है। वो कहती हैं कि विकलांग लोगों को अक्सर समाज द्वारा संसाधनों के उपभोक्ता के रूप में देखा जाता है। हमारा उद्देश्य समाज को ये बताना है कि वे निर्माता भी हैं। दोस्तों, अब बारी है एनएफबी के जॉब अलर्ट को सुनने की। एसबीआई बैंक ने विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 33 रिक्तियां आरक्षित की है, जिसमें 182 विशेष अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 19 मई। अधिक जानकारी के लिए sbi.co.in/web/careers पर जाएं। हमसे ये जानकारी साझा की है एनएफबी के महासचिव श्री गौतम अग्रवाल जी ने। दोस्तों, अब बारी है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने की। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के अंतर्गत अनुदेशक यानी आशुलेखन के 232 पदों के लिए रिक्तियां निकाली हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अंतिम तिथि है 14 जून। इसमें महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण 35% के तहत 31 पद शामिल हैं। इस परीक्षा के लिए अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 150 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। परीक्षा 2.25 घंटे की होगी। परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे जो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होंगे।
आवेदन करने के लिए सामान्य श्रेणी ओबीसी ईबीसी को 540 रुपए देने होंगे, वहीं एससी एसटी और दिव्यांग जनों को 135 रुपए देने होंगे। राज्य के बाहरी छात्रों को भी 540 रुपए भरने पड़ेंगे। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये जेएनयू, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक हैं। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, आप सभी को ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि पिछले सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद हम सभी नवोदित प्रतिभागियों के लिए आरजे हंट का चौथा सीजन लेकर आए हैं। यदि आपने कभी आरजे बनने का सपना देखा है और मानते हैं कि आपकी आवाज श्रोताओं को इस तरह आकर्षित कर सकती है जैसे कोई और नहीं कर सकता है, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। हम आपको आरजे हंट सीजन 4 में भाग लेने और अपने कौशल, जुनून और अद्वितीय व्यक्तित्व का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, इससे आप न केवल हमारे स्टेशन की अगली आवाज बन सकेंगे, बल्कि आप रोमांचक नकद पुरस्कार भी जीत पाएंगे और रेडियो उड़ान के साथ काम करने का अवसर भी आप पा सकते हैं। विजेताओं को मिलेंगे 10,000, 5,100 और 3,100 के नकद पुरस्कार। दोस्तों, सभी प्रतिभागियों के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के लिए ये प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित की जा रही है, जिसमें 3 राउंड्स होंगे। आरजे हंट सीजन 4 के नियम और शर्त कुछ इस प्रकार है। पार्ट लेने के लिए सभी उम्र, लिंग और क्षमताओं के व्यक्तियों का स्वागत है। दोस्तों, पहले दौर के लिए आपको एक रिकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। अपनी रिकॉर्डिंग आप बनाए आरजे स्टाइल में किसी भी विषय के ऊपर, लेकिन याद रहे आपकी रिकॉर्डिंग एंट्री 3 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हो। एक चकाचक एंट्री बनाने के बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं हमारी रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर, जो है radioudan.com/register-register-rj-hunt। लेकिन याद रहे ये एंट्री 15 जून 2023 से पहले हमें मिल जानी चाहिए। हमारी एक और शर्त ये है कि विजेताओं को नकद पुरस्कार का 50% फिनाले के दौरान दिया जाएगा, जबकि शेष राशि रेडियो उड़ान के साथ 6 महीने की इंटर्नशिप पूरी करने पर एक प्रमाण पत्र के साथ दी जाएगी। रेडियो उड़ान पर आरजे हंट सीजन न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है,
बल्कि कई देशों में हमारे श्रोताओं का मनोरंजन भी करता है। दोस्तों, हमारा लक्ष्य असाधारण व्यक्तियों को पहचानना और हमारे व्यापक श्रोताओं के लिए खुशी लाना है। तो देर किस बात की, आरजे हंट सीजन 4 का हिस्सा बनने और रेडियो की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का ये मौका चूकिए मत। हम आपकी एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बेझिझक हमें मेल लिखिए danish.mahajan88@gmail.com पर। याद रहे danish.mahajan88@gmail.com पर। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम टीम रेडियो उड़ान। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं हरियाणा की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 55 दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को 2,750 रुपए की मासिक सहायता देने की पिछले बृहस्पतिवार को घोषणा की। इस योजना का लाभ करीब 8,000 लोगों को मिलेगा। श्री खट्टर ने यमुनानगर में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान ये घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 46 स्वास्थ्य संस्थाओं का उद्घाटन भी किया। राज्य सरकार की ओर से एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री पॉम्पे रोग, डेचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी 55 दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए 2,750 रुपए की मासिक सहायता की घोषणा की। राज्य सरकार पहले से ही थैलेसेमिया, हीमोफीलिया और कैंसर के तीसरे और चौथे चरण से पीड़ित मरीजों को पेंशन का लाभ देती है। नवीनतम घोषणा में 55 दुर्लभ बीमारियों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट भी प्रावधान किया है। बयान के मुताबिक इस वित्तीय योजना का लाभ करीब 8,000 लोगों को मिलेगा। श्री खट्टर ने बीमारियों से पीड़ित ऐसे लोगों से संबंधित सरकारी आंकड़े साझा करते हुए कहा कि 3,000 लोग थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित हैं, 4,000 लोग तीसरे और चौथे चरण के कैंसर से पीड़ित हैं, लगभग 1,000 लोग 55 अन्य दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि ये उद्घाटन और रोगियों के लिए घोषित वित्तीय सहायता निश्चित रूप से प्रत्येक नागरिक को सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान यमुनानगर में 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 275 बेड्स वाले मुकुंद लाल जिला नागरिक अस्पताल का उद्घाटन भी किया। खट्टर ने भिवानी, करनाल, फतेहाबाद, रोहतक, कैथल, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा, पंचकुला, नूह, चरखी दादरी, जिंद, यमुनानगर, हिसार, गुरुग्राम, नारनौल और कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल भी मौजूद थे। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं ये मामला जहां एक तरफ तो मेडिसिनल प्लांट्स विलुप्त होती जा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ बिना जांच की आयुर्वेदिक दवाइयां मार्केट में बिकती ही जा रही हैं। बिहार में कई नई कंपनियां आयुर्वेद के नाम पर दवाई बेच रही हैं। ऐसे में बिहार के लोग भगवान भरोसे ही आयुर्वेदिक दवाइयां खा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने खाने में मोटे अनाज को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारतीय सेना भी अपने खाने में मोटे अनाज को शामिल कर रही है। बेकरी प्रोडक्ट्स भी अब हर दिन रागी, मरुआ, बाजरा के बने बिस्किट्स और प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। लेकिन अभी एक बार फिर फैशन में आए मोटे अनाज को हटा दे तो नई पीढ़ी मरुआ, बाजरा, रागी के बारे में और उसके फायदों के बारे में जानती तक नहीं है। दोस्तों, इस फसल को गोल्ड ग्रेन कहा जाता था। अधिकांश किसान इस फसल की खेती करते थे। शुगर मरीज के लिए भी मरुआ औषधि का काम करती है। इसके अलावा गम्हार, सर्पगंधा, चिकना, अर्जुन, कपछुआ और कोचिला जैसे कई औषधीय पेड़ पौधे जंगलों में खेतों के किनारे भरपूर पाए जाते थे। हालांकि इसकी भरमार पोषक क्षेत्र में बहुत थी। कपछुआ के बारे में आम राय थी कि डायबिटीज और मानसिक रोगों के इलाज के अलावा ये पुरुषों के लिए भी अधिक फायदेमंद है। अश्वगंधा पौधे को बाहर के लोग भी खरीद कर ले जाते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन अब ये सारे औषधि युक्त पौधे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बिहार में आज से 50 साल पहले तक मोटे अनाज की खेती खूब हुआ करती थी। यही नहीं,
किसी भी बीमारी में लोग डॉक्टरों के पास कम जाया करते थे और छोटी मोटी बीमारियां आयुर्वेदिक फूल पत्तियों और पेड़ के छालों को कूट कर बना लेते थे। सुपौल स्थित बभन गामा गांव के 70 वर्षीय अनिल झा बताते हैं कि पहले हम लोग मुख्य रूप से निर्भर ही आयुर्वेद पर थे। सुबह दातून भी नीम की लकड़ी से किया करते थे। पूरे गांव में आंवला, कल्पनाथ, खैरा और अर्जुन के पौधों की भरमार थी। अब एक भी पौधा आपको खोजना पड़ता है। वो आगे बताते हैं कि पान का कत्था, खैर के पौधे बनाए जाते थे। इसका छाल कुष्ठनाशक और हृदय रोग के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही इसके पत्ते पीसकर पीने से खून साफ होता है। अब नई पीढ़ी पूरे रूप से एलोपैथी पर निर्भर हो गई है। इस वजह से आयुर्वेदिक पौधों का संरक्षण नहीं हो पा रहा। बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद 2020-21 के मुताबिक राज्य में 60 से अधिक पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। इसमें आयुर्वेदिक पौधे भी शामिल हैं। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान द्वारा 2001 में सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में पाए गए 2963 पौधों की प्रजातियों में कई पौधे आज अस्तित्व में ही नहीं हैं। दोस्तों, विकास के नाम पर जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। संरक्षण की कमी और पौधों में उत्पन्न बीमारियों की वजह से औषधीय पौधों की दर्जन से भी अधिक प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर जा चुकी हैं। पटना स्थित पर्यावरणविद और डॉक्टर धर्मेंद्र के द्वारा पीपल, नीम, तुलसी वृक्षारोपण अभियान इसके बारे में चलाया जाता है। इस अभियान के तहत अभी तक लगभग 1 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र बताते हैं कि हमारे पौधे लगाने की उपलब्धि हमें नजर आ रही है, क्योंकि पूरे बिहार में आयुर्वेदिक पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं। पौधे सिर्फ लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें संरक्षित करना। लोग पौधों को तभी बचाएंगे जब उन्हें इसकी जरूरत होगी। इसीलिए हम आयुर्वेद और योग का प्रचार कर रहे हैं। बिहार में आयुर्वेदिक कंपनी डाबर के लिए काम कर रहे आदित्य वत्स बताते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में आयुर्वेदिक दवाई की जांच के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। 4 साल पहले ही ड्रग इंस्पेक्टर की रिटायरमेंट के बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं की गई है। पटना के अलावा बिहार के कई जिलों में ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर कोई भर्ती नहीं की गई है। बिहार सरकार के द्वारा आयुर्वेदिक दवाई की जांच के लिए ड्रग इंस्पेक्टर के लिए 14 पद बहाली स्वीकृति तो हुई है, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है। बिहार में जहां भी आयुर्वेदिक दवाई की बिक्री की जा रही है, वहां आयुष निदेशालय के अधिकारियों के द्वारा जांच नहीं की जाती है। कई नई कंपनियां आयुर्वेद के नाम पर दवाइयां बेच रही हैं। ऐसे में बिहार के लोग भगवान के भरोसे ही आयुर्वेदिक दवाइयां खा रहे हैं। पटना में तैयारी कर रहे प्रवीण कुमार झा के मुताबिक बिहार में औषधि केंद्र के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की बहाली कई सालों से नहीं हुई है। भागलपुर जिला परिषद सदस्य नंदिनी सरकार जिला स्थित खड़गा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए 2 दिन अनशन भी हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 21 वर्षों से ये अस्पताल बंद है और इसके सभी कर्मचारी अब रिटायर हो चुके हैं। आप ये भी जान ले कि इसके ऊपर चुनावी मुद्दा तो बनाया जाता है, लेकिन इसका कभी भी जीर्णोद्धार नहीं किया गया है। दोस्तों, आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के ठाणे की तरफ, जहां पर 4 मई को महज 4 केलों के लिए एक दिव्यांग फल विक्रेता की पिटाई करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस थाने में दी गई शिकायत के अनुसार 1 मई को भयंदर की एक सड़क पर केले बेचने के दौरान सद्दाम हुसैन उम्र 29 साल पर हमला किया गया। अधिकारी के अनुसार हुसैन ने बताया कि एक व्यक्ति उसके ठेले से 4 केले लेकर चलता बना। उन्होंने बताया कि हुसैन ने जब केले के लिए पैसे मांगे तो व्यक्ति ने उसकी कथित तौर पर पिटाई कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के वीडियो में अज्ञात व्यक्ति हुसैन को लात मारते और उसे जमीन पर धक्का देते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में साफ स्पष्ट है कि कुछ राहगीरों ने दिव्यांग फल विक्रेता को बचाने का प्रयास भी किया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उस व्यक्ति ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया और उस दौरान उसके 3000 रुपए भी खो गए। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं बिहार के बेगूसराय बलिया में।
यहाँ पर अनुमंडलीय अस्पताल ने आयोजित 2 दिवसीय दिव्यांगता जांच शिविर का समापन मंगलवार को किया। इस शिविर में 18 वर्ष आयु तक के 258 बच्चों की जांच की गई जो दिव्यांग हैं। चिकित्सक टीम ने ये जांच पूरी की। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि 258 बच्चों में 195 बच्चे सामान्य रूप के दिव्यांगता में शामिल थे, जबकि 30 बच्चे आंख एवं 33 बच्चे नाक एवं गला रोग से दिव्यांग थे। जांच टीम के डॉक्टर A.K. राय, मनीष कुमार और अमीर अली, डॉक्टर चंदन चौधरी, डॉक्टर दिव्या आदि लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। दोस्तों, अगर आप रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी सेहत को आप धीमा जहर दे रहे हैं। आइए जानते हैं प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से आपकी सेहत को क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज की दुनिया में आपके काम या रोजमर्रा का जीवन प्लास्टिक के बगैर नहीं सोचा जा सकता। ये जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से कितने नुकसान हो सकते हैं? प्लास्टिक में पाए जाने वाले रसायन जैसे कि सीसा, कैडमियम और पारा शरीर में कैंसर, विकलांगता, हाइपोथायरॉयडिज्म आदि पैदा कर सकते हैं। BPA यानी कि बिस्फेनॉल थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर की मात्रा कम कर देता है, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरी से जुड़ी दिक्कतें भी इससे आ सकती हैं। प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स की वजह से महिलाओं में ओवरी संबंधित समस्याएं, बीमारियां, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर जैसी बीमारियां देखी जा सकती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, प्लास्टिक का असर आपकी इम्यूनिटी पर भी पड़ता है। प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से व्यक्ति का इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होता है। एक रिसर्च सामने आया है कि जिसमें बताया गया है कि प्लास्टिक की बोतल पर टॉयलेट सीट से भी ज्यादा कीटाणु होते हैं। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि पानी पीने के लिए BPA फ्री प्लास्टिक बोतल या संभव हो सके तो कांच या स्टेनलेस स्टील की बोतल का ही प्रयोग करें। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र को नोटिस। दृष्टिबाधित लोगों के लिए दवाओं, भोजन, सौंदर्य प्रसाधनों तक सुरक्षित पहुंच की मांग। चेन्नई में लो फ्लोर बसेस समावेशी सार्वजनिक परिवहन में पहला कदम। हिमाचल सरकार विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री सुखतू। एक होनहार कपल चलाता है NGO उत्पादों का स्टोर। सुनेंगे NSB का जॉब अलर्ट। BPSC अनुदेशक पद के लिए आवेदन शुरू। 232 पदों के लिए वैकेंसी। हरियाणा में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए एक मासिक सहायता की घोषणा। एक तरफ विलुप्त होते जा रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स, वहीं दूसरी ओर बिना जांच के बिक रही हैं आयुर्वेदिक दवाइयां। दिव्यांग फल विक्रेता की पिटाई का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र में मामला दर्ज। बिहार में शिविर में 258 बच्चों की दिव्यांगता की जांच। प्लास्टिक की बोतल